हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और बड़ी ही खुशी की बात है कि हम फिजिक्स का जो है 50% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और वो आपको वीडियोज़ प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज हमारे एक न्यू टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक को कहा जाता है ऑक्सीलेशन यानी कि दोलन गति। ठीक है, ऑक्सीलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और ऑक्सीलेशन यानी दोलन गति, और दोलन गति के अंदर भी हमें बात करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति के बारे में, और उसके एग्जाम्पलों के बारे में। और एक स्पेशल केस होता है रेजोनेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुनाद। क्या कहा जाता है? अनुनाद कहा जाता है। मैं आपको हिंदी में भी एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपके सिलेबस में हिंदी में स्पष्ट लिखा हुआ है दोलन, और दोलन के अंदर सरल आवर्त गति और इसके उदाहरण और अनुनाद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये दोलन होता क्या है, ये दोलन यानी ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है। उसके बाद में इसमें से एक इसका स्पेशल टाइप होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति, उसके बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब आज का ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, चैप्टर नहीं लेक्चर और चैप्टर दोनों ही कह सकते हैं, इसके अंदर हम जस्ट आज इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमें जो है इस चैप्टर के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, दोलन का मतलब क्या होता है। दोलन का मतलब है, आपने जो है कई बार देखा होगा भाई, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली जाते हैं। सपोज करिए मेरी जो ड्यूटी का टाइम है वो है आपका 10 से 4 और 7 से 1। ठीक है, अब जब गर्मियों का टाइम है या बरसात का टाइम है तो फिक्स है कि 7 से 1 का टाइम है, तो वो डेली होता है, कंटिन्यूअसली रिपीट होता है। ऐसा थोड़ी है एक दिन सुबह गए एक दिन शाम को चले गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही हमारे जैसे कि सूरज दादा है, तो सूरज दादा जो है अपने फिक्स टाइम के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ही जो तारे हैं वो शाम को फिक्स टाइम पे आ जाते हैं। तो जैसे आपकी फिर कोई बालक है, बालिका है, झूले झूल रही है सपोज करिए, तो झूला एक मैक्सिमम रेंज तक ऊपर जाता है, फिर उसके बाद तो नीचे ही आता है। ठीक है, और ऐसे ही आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो है पानी के अंदर आप तैर रहे हैं अगर सपोज करिए, और या फिर कोई लकड़ी तैर रही थी, उस टुकड़े को आपने जैसे ही थोड़ा सा दबाया तो वो टुकड़ा एकदम से पहले ऊपर आता है, उसके बाद में वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉल थी आपके हाथ में, आपने दीवार से टकराई, तो वो बॉल जो है थोड़ी देर के लिए टकराने के बाद नीचे टकराएगी, फिर वापस से दीवार के पास जाएगी, फिर वापस बाहर आएगी। तो ऐसे जो है ये क्या होता है, एक थोड़ा सा जिगजैग टाइप का मोशन जो है वो होता रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समय के अंतर में यानी समय अंतराल में हम ये कह सकते हैं, अगर गति की पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसी पहले हुई थी वैसे ही वापस से रिपीटेशन आ रही हो अगर गति की, मोशन की, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोलन हो रहा है, ऑक्सीलेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो दोलन है, ये जो पुनरावृत्ति है, तो इसके अंदर ये जो आपका मैंने वर्ड यूज किया कि पुनरावृत्ति होनी चाहिए, निश्चित समय अंतराल में गति होनी चाहिए, तो ये आवर्त गति पीरियोडिक मोशन होती क्या है, अनावृत गति नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होती है, आपका टाइम पीरियड यानी आवर्त काल क्या होता है, आपके आवर्त यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये कुछ वर्ड्स है, या हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस है, जो हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक डाल करके कि आवर्त गति। क्या टॉपिक डालेंगे? आवर्त गति। आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं? पीरियोडिक मोशन के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले। अब ये पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे कि जब कोई
जब कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित यानी एक डेफिनेट समय के बाद अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाती है तथा वह फिर इसी प्रकार बार बार गति करती है। क्या करती है? बार बार वही फिर जो है रिपीटेशन करती है, गति करती है, तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, आवर्त इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, गति कहते हैं। इसको मैं बीच में लाने के लिए ये यहाँ से थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देंगे, इसलिए मैंने नहीं मिटाया। ये लो, आवर्त गति कहते हैं। तो जब कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित समय के बाद में, यानी कोई वस्तु चल रही है, चलायमान है, गतिमान यानी मोशन के अंदर है, और वो एक निश्चित समय के बाद में वापस से अपनी पूर्ववत जो अवस्था थी उसमें आ जाती है, तथा फिर से वह जो पहले गति कर रही थी उसी गति को बार बार करती है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे आप इसके एग्जाम्पल के लिए देखें तो ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति करना, जो पंखा है उसकी जो ब्लेड्स लगी रहती है, पंखुड़ियाँ लगी रहती है, 3 है, आजकल तो 4-4 वाले भी आ गए हैं, तो उनका मोशन करना, आपका चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर मोशन करना, वो सब क्या कहलाता है? वो सब आपके कहलाते हैं आवर्त गति। समझ में आ गई बात? क्या कहलाते हैं? आवर्त गति कहलाते हैं। अब अनावर्त गति, दूसरी गति कौन सी है? अनावर्त गति, जिसे हम कहेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो नॉन पीरियोडिक मोशन के बारे में अब हम बात करते हैं। नॉन पीरियोडिक मोशन का मतलब है जब कोई बात बिगड़ जाए, वैसा नहीं है, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को नहीं दोहराती है, तब उसकी गति अनावर्त
यानी नॉन पीरियोडिक गति कहलाती है। कैसी कहलाती है? नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाती है। जैसे कि आपने गेंद को फेंक दिया तो वो एक टाइम, मैंने अभी जस्ट पहले एग्जांपल किसके दिए थे? गतियों के एग्जांपल दिए। अब उन गतियों को हम डिवाइड कर रहे हैं, कुछ आवृत होती है, कुछ अनावृत होती है। अब जैसे आपने क्या करा, गेंद को फेंक दिया, तो वो जरूरी नहीं है कि जितनी हाइट से आपने फेंका उतनी हाइट तक वापस ऊपर आएगी, नहीं आएगी। ऐसे ही धनुष पर जो है प्रत्याता चढ़ा करके आपने बाण को छोड़ दिया तो वापस से बाण थोड़ी आएगा, वो तो चला गया। तो ऐसी गतियां जो होती है वो अनावृत गति कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ में तीसरी टाइप की गति आ जाती है आपके दोलन गति। दोलन गति यानी कि आपके ऑक्सीलेटरी मोशन। समझ में आ गई बात? किसकी बात करने वाले हैं अब हम? ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी दोलन गति के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो दोलन गति का मतलब क्या है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं पहले जाएगा टू यानी आगे एंड फिर वापस से आ जाता है बैकवर्ड, टू एंड फ्रो। यानी हम ये कह सकते हैं ऊपर नीचे ऐसे झिकझक 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 कर रहा हो। जैसे देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा कोई पॉइंट है तो ये एक बार इधर गया वापस इधर आएगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये देख लो, ये जो घूम रहा है ना आपका कर्सर, इसको कहते हैं हम क्या? इधर उधर मोशन। समझ में आ गई बात? तो इधर उधर निश्चित यानी डेफिनेट समय में बार बार अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है तो उस वस्तु की गति को कंपनिक गति यानी कि वाइब्रेटरी मोशन अथवा ऑक्सीलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। और ये जो गति है, यह गति आवर्त गति का ही एक विशेष रूप है। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो दोलन गति है वो एक विशेष प्रकार की आवर्त गति होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? तो आपको ये जरूर याद रखना है कि आपके जो दोलन गति है वो आवर्त गति का ही एक विशेष, एक स्पेशल टाइप होता है। समझ में आ गई बात? अगर इसके एग्जाम्पल देखने हैं तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो आपका गिटार होता है, जिसे हम कहते हैं सितार वगैरह, उसके जो तार होते हैं वो कंपित करते हैं और उससे क्या होता है, फिर एक साउंड उत्पन्न होती है।
ऐसे ही आप एक स्प्रिंग के ऊपर जो है किसी लकड़े वगैरह को बांध देते हैं तो वो लकड़ा बार बार हिलता रहेगा ऊपर नीचे। तो ये सब जो गतियां हैं ये किसके एग्जाम्पल है? आपके दोलन गति के ही एग्जाम्पल है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक नई डेफिनेशन आवर्त काल के बारे में। किसके बारे में? आवर्त काल के बारे में, यानी टाइम पीरियड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमने गति तीनों देख ली, आवर्त, अनावर्त और दोलन। अब आप लिखेंगे आवर्त काल। आवर्त काल, और आवर्त काल का मतलब है टाइम पीरियड। ठीक है। अब आवर्त काल होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो आवर्त काल का मतलब है आप जो एक दोलन कर रहे हैं दोलन गति के अंदर, उस दोलन को पूरा करने में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसके द्वारा लिया गया टाइम जो होता है, उस टाइम को हम कहते हैं आवर्त काल। तो आप लिखेंगे कि एक दोलन को पूरा करने में, एक दोलन को पूरा करने में वस्तु जितना समय, यानी जितना टाइम, वस्तु जितना समय लेती है उसे उसका आवर्त काल यानी टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है। तो एक दोलन के अंदर वस्तु के द्वारा लिया गया समय जो होता है उसे हम कहते हैं आवर्त काल, और इसे जनरली दोस्तों कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इस आवर्त काल को? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका भी मात्रक हो जाएगा सेकंड। ठीक है। तो ये सेकंड इसका जो है मात्रक होता है। और आवर्त काल वो न्यूनतम एक आपका टाइम पीरियड होता है जिस टाइम के बाद में दोलन करने वाली जो वस्तु है वो अपनी जो गति होती है उसे दोहराने का स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई 2 मिनट के बाद में अपने गति को दोहरा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट उसका आवर्त काल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। अब आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में जो होने वाली आवृत गतियों की संख्या है उसे कहा जाएगा क्या? आवृत्ति। समझ में आ गई बात? तो एक सेकंड के अंदर जो आपकी वस्तु है वो कितने आवृत कर रही है, उस आवृतों की जो संख्या होगी उसे हम कहेंगे आवृत्ति। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक सेकंड में होने वाली आवृत गतियों, एक सेकंड में होने वाली आवृत गतियों की संख्या, आवृत गतियों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत गतियों की संख्या को आवृत्ति, एक सेकंड, आवृत्ति
को या, अर्थात आप इसकी जो है दूसरी डेफिनेशन भी लिख लेंगे एक बार, तो आप यहाँ लिखेंगे इसके साथ में ही क्या, को अर्थात पूरे किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? तो 1 सेकंड में होने वाली आवर्त गतियों की संख्या, या हम ये कह सकते हैं कि जो पूरे किए गए दोलनों की संख्या है उसे हम कह रहे हैं क्या, आवृत्ति। समझ में आ गई बात? इसे आप जनरली आवृत्ति को जो है स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसे एन के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है आपके हर्ट्ज। क्या होता है इसका मात्रक? हर्ट्ज, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं HZ से। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? तो जो आज 5 डेफिनेशन हमने लिखी है, उन 5 डेफिनेशन के बारे में आपको अच्छे से दोस्तों जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर तभी समझ आएगा जब आपके पास में इन 5 की 5 डेफिनेशन के लिए क्लियर विजन है, आपके पास में पूरा क्लियर है माइंड में, तभी। ठीक है, चलिए एक आप यहाँ पर लिखेंगे स्टार डाल करके आपका ये पॉइंट कि आवृत्ति एवं आवर्तकाल, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, तो आवर्तकाल में संबंध। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है, उन दोनों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन आप याद रखेंगे कि n यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 में टाइम पीरियड, यानी 1 में t। ये चीज़ याद रखेंगे। हम यहाँ से ये स्पष्ट कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में t। समझ में आ गई बात? इस चीज़ को आप क्लियरली एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ये फॉर्मूला हमारे आगे काम आ सकता है, इसलिए इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे एक टर्म आ जाती है दोस्तों, क्या, तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे एक आयाम और विस्थापन। तो पहले हम बात कर रहे हैं विस्थापन के बारे में, तो आप लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट? हाँ बेटा, इधर जो है डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसके बारे में ही तो हम बात करने आए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जब भी गति कर रही है कोई भी वस्तु, वो दोलनी गति कर रही है, अब उसका समय के साथ में जो है उसकी स्थिति में भी परिवर्तन आता रहेगा, और अगर परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम माप भी सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का मध्यमान के सापेक्ष जो उसका परिवर्तन हुआ अपनी स्थिति में, उसे ही हम कह रहे हैं विस्थापन। क्या कह रहे हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोलनी गति में माध्य स्थिति के सापेक्ष निकाय के स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि किसी वस्तु, ठीक है, दोलनी गति में किसी वस्तु के दोलनी गति में
दोलनी गति में माध्य स्थिति, दोलनी गति में माध्य स्थिति के सापेक्ष निकाय के स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। यानी कि आपके पास में जो दोलन करने वाली वस्तु है, उस वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से कितनी बार उस माध्य स्थिति के सापेक्ष वो कितना आगे जा रही है, कितना पीछे जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके क्या, तो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आयाम। आयाम का मतलब क्या होता है? तो आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। क्या? एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम एम्पलीट्यूड के बारे में। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि दोलनी या हम कह सकते हैं कि कंपनिक गति, दोलनी या कंपनिक गति करते कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम यानी एम्पलीट्यूड आयाम कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो दोलनी या जो कंपनिक गति हो रही है जिस कण की, उस कण की माध्य स्थिति के सापेक्ष जो मैक्सिमम विस्थापन हो सकता है, देखो उस वस्तु का जो स्थान परिवर्तन होगा माध्यमिक स्थिति के सापेक्ष, उसे तो हम कहेंगे विस्थापन। लेकिन जो आपका मैक्सिमम विस्थापन होता है, उस मैक्सिमम यानी अधिकतम विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं? आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के? चलिए तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि ये किस प्रकार से दिखेगा। सपोज करिए कोई वस्तु जा रही है और उसके गति की समीकरण से हम अगर उसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। सपोज करिए, ठीक है, अभी ये चीज़ें हमारे आगे और समझ में आ जाएगी। ये y है, ये o है, ये हमारा x एक्सिस है। तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु की ये जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड। क्या कह रहे हैं? एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। समझ में आ गई बात? तो ये जो मैक्सिमम विस्थापन है इसे हम कहते हैं क्या? आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो है रेखिक दोलन गति के लिए। अगर आपके कोणीय गति हो रही हो या कोणीय दोलन गति हो रही हो तो हम जो है क्या कहते हैं? तब हम यूज करते हैं कोणीय आयाम वर्ड को। समझ में आ गई बात? और इस वस्तु के द्वारा इस पूरे को और इस पूरे को जो टाइम लगा होगा इस पूरे को कंप्लीट करने में, इतनी डिस्टेंस चलने में, उसे कहेंगे हम आवर्त काल। समझ में आ गई बात? उसे हम क्या कहेंगे? आवर्त काल कहेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज हमने बात करी है अभी तक किस किस के बारे में? अभी तो हमने बात करी है केवल आवर्त काल के बारे में, आयाम के बारे में, विस्थापन के बारे में, आवृत्ति के बारे में, आवर्त गति के बारे में, अनावर्त गति के बारे में और आपकी दोलन गति के बारे में। समझ में आ गई बात? अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपके कौन सी? कला कोण। ठीक है, तो कला कोण या हम इसे कह सकते हैं कला
नियतांक। कला कोण या कला नियतांक का मतलब होता है फेज एंगल। क्या? फेज एंगल। और आगे जाकर के हम एक और वर्ड पढ़ेंगे फेज डिफरेंस, जो हम पीछे वैसे पढ़ चुके हैं। किसमें? ऑप्टिक्स वाले में, फेज डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब ये कला कोण या कला नियतांक होता क्या है, तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि दोलन गति में, ऑक्सीलेटरी मोशन में किसी क्षण दोलनी, किसी क्षण दोलनी कण की गति की प्रकृति यानी अवस्था व्यक्त करने वाली जो भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को गति का कला कोण कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्या कहते हैं? उसे हम फेज एंगल कहते हैं। यानी कि जब आपकी दोलन गति है, जब ऑक्सीलेटरी मोशन है, तो उसके अंदर कण मूव कर रहा होगा, तो जो कण है उस कण की किसी भी क्षण अगर बात की जाए और उसी क्षण पर आपसे पूछा जाए कि इसकी गति की प्रकृति किस प्रकार की है, ये किस प्रकार से मोशन कर रही है, तब हम उसे कहते हैं क्या? उसको व्यक्त करने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग करेंगे उसे हम कहेंगे कला कोण। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं, तो y बराबर हमारे पास इक्वेशन है a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। ठीक है, इतनी बड़ी एक इक्वेशन दे दी गई। तो जो हमारा ये दोस्तों साइन के अंदर है ना भाई, देखो इससे ही तो हमें पता चलेगा कि साइन के पास कितने डिग्री का एंगल है, और फिर हम इस ग्राफ के अंदर आके देखेंगे कि कहाँ होगा कण लगभग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये साइन के अंदर ब्रैकेट में जो भी दिख रहा था, इस पूरे को ही हम क्या कहते हैं? कला कोण यानी फेज एंगल कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। अब अगर t बराबर 0 हो, क्या t बराबर 0, तो कला कोण क्या आ जाएगा? तो कला कोण होगा आपका फाई, और इस फाई को तब हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, क्या? प्रारंभिक कला कोण यानी कि इनिशियल फेज एंगल। जिस प्रकार से पीछे आपने मैकेनिक्स के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि आपके जो है क्या होता है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, वैसे ही आपका इनिशियल फेज एंगल होगा। फिर हम बाद में धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो फाइनल फेज डिफरेंस भी आपके आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों हमारे आवर्त गति की बेसिक एक डेफिनेशन है, जिस चीज़ को हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो दोलन आपके वर्ड लिख रखा था ना सिलेबस में, देखिए स्टार्टिंग में पहले उन्होंने यही दिया था दोलन। तो ये जो दोलन है उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में बात कर ली है। और अब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो आवर्त होता है वो दोलन गति का ही एक विशेष रूप होता है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट फर्स्ट पेज पर ही एक पॉइंट मेंशन करेंगे। वो पॉइंट ये है कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है। ठीक है, प्रत्येक जो दोलनी गति है वो आवर्त गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति
दोलन गति नहीं होती है। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि प्रत्येक दोलनी गति तो आवर्त गति हो सकती है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति जो है दोलन गति हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और आज हमने बेसिक डेफिनेशंस समझ ली है। अब हम कल बात करेंगे सरल आवर्त गति के बारे में, परसों बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, और फिर हम बाद में लास्ट में बात करेंगे अनुदान। इसका मतलब ये टॉपिक तो इसी वीक के अंदर लगभग तो पूरे चांस है कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।